Hello everyone and welcome back. Today I am here with the lecture number 3 of class 11 and I hope you all are doing great. So let's talk about this lecture which is all about dimensions. Very important lecture because इसके questions आपके हर टाइप के एग्जाम में मिलेंगे राइट. और आगे कंसेप्ट 11th में और 12th में आपको इसका स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा क्योंकि काम आना ही आना है. So listen to each and every word carefully. So before starting with the dimensions, we have to discuss two terms, that is one is steradian and other one is parsec. Let's start. First is steradian. Now what is steradian? Basically we have a sphere, right? Its center we have considered a surface ds, right? This is your angle d ohm, such that this is your point A, this is your point B. स्टेरेडियन बेसिकली है क्या? जब आपको इस स्फीयर का एक कोई पार्ट कंसिडर किया जिसका एरिया हमने ds सपोज किया, राइट? ये जो एंगल आपको दिख रहा है d ओम, इसे स्टेरेडियन बोलेंगे जब, या वन स्टेरेडियन जब बोलेंगे जब आपका जो ds है, सपोज करो उसकी वैल्यू 10 है. अगर यही वैल्यू आपके रेडियस के स्क्वायर की भी कितनी हो, 10, इट मीन्स जो पार्ट आपने कंसिडर किया है जिसके एक्सट्रीमिटीज इसके साथ रेडियस के साथ ये एंगल बना रहे हैं क्या, डी ओम, जब इस एरिया की वैल्यू और रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू इक्वल होगी तो ये जो एंगल आपका बनता है उसे बोलते हैं स्टेरेडियन, राइट? तो आप स्टेरेडियन की वैल्यू क्या लिख सकते हो, डी ओम इज इक्वल्स टू ds अपॉन आर स्क्वायर, ds अपॉन आर स्क्वायर. थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस, ये पूरी की पूरी आर्क है उसका रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि रिलेशन क्या है आपका ds का रिलेशन है. ds का जो एरिया होगा वो रेडियस के जो भी एरिया की उसकी वैल्यू आएगी कोई कांस्टेंट वैल्यू, वो रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए. सो ये था आपका स्टेरेडियन, इसकी वैल्यू होती है, राइट? अगर मैं नेक्स्ट टर्म की बात करता हूँ दैट इज पार्सेक. Next is your parsec. Now what is parsec? It is also known as parallactic second. Parallactic second. अब ये क्या कहता है, इसमें क्या है, we have a circle, right? ध्यान से समझना है क्या है इसमें. अब आपका इस सर्कल का जो रेडियस के 2 पॉइंट्स हैं, राइट? अगर ये जो आर्क आपको दिख रही है, ये आर्क, इसकी लेंथ हो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्या हो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड जो ये एंगल है वो है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड. तो जो ये रेडियस बन रहा है यहां से उसे बोलेंगे 1 पार्सेक. वन कोई भी, वैसे बेसिकली पार्सेक क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, लेकिन किसी भी रेडियस ऑफ सर्कल को 1 पार्सेक नहीं बोल सकते. द ओनली कंडीशन इज दिस आर्क मस्ट बी ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क विद द सेंटर मस्ट बी 1 सेकेंड. देन ओनली दिस रेडियस इज टर्म्ड एज 1 पार्सेक, राइट? एज वी नो theta is equals to arc upon radius. Theta is arc upon radius. Oh, we have to find out radius, that is 1 parsec, that is arc upon theta. Arc we know 1 astronomical unit. Let's talk about theta. Theta is 1 second. 1 second. But we know this value is in radians, but this value is in the degree form. So we have to convert this into radians also. Now how to convert 1 second into radians? First of all,
1 second must be converted into minutes, that is dividing it by 60. 1 मिनट में 60 सेकंड्स है तो 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे 1/60. वहीं अगर आप बात करते हैं 1 डिग्री की, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 मिनट्स. अब ये डिग्री के अंदर आ चुकी है वैल्यू, ये वैल्यू अभी तक किस में आई है आपकी 1 डिग्री तक वैल्यू आ चुकी है, ये आपका 1 डिग्री है, लेकिन आपको रेडियन में चाहिए. नाउ 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन, सो पाई बाय 180. नाउ दिस 1 second has been converted into radians. Putting the values, this R, that is 1 parsec. Arc is 1 astronomical unit, 1.5 into 10 to the power 11 upon this whole value, that is 1/60, that is 60, again 60 and 180, और divide में क्या रह जाएगा आपका pi, that is 3.14. After solving this, you will get approximate value, that is 3.1 into 10 to the power 16 meters. So this is the value of your 1 parsec. This is the value of your 1 parsec. Now we also know the value of light year. So what is the relation between light year and parsec? 1 parsec is equals to 3.26 light years. You just need to do the comparison. आप बहुत इजीली कर दोगे ये चीज़ जब आपको इसकी वैल्यू पता ही है लाइट ईयर की और इसकी सिंपल कंपैरिजन करो, अदरवाइज डायरेक्ट रिलेशन याद रखो, ये पूछ लेते हैं एग्जाम्स में. सो दिस वाज योर स्टेरेडियन एंड पार्सेक. नोट इट डाउन, डू इट फास्ट, टेक द स्क्रीनशॉट. वैसे कर लिया होगा, मैं फटाफट रबी कर रहा हूँ. उसके बाद मेन चीज पे आते हैं, दैट इज डायमेंशंस. बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी डायमेंशंस. नाउ व्हाट आर डायमेंशंस? डायमेंशंस बेसिकली क्या है? डायमेंशंस देखो क्या है, जब आप किसी बेस यूनिट को, बेस यूनिट मींस एमएलटी वगैरह, राइट, जब आप उनकी कोई पावर रेस कर देते हो, जो पावर होती है ना उसे बोलते हैं डायमेंशन. और बेस यूनिट की पावर रेस करने से होता क्या है, एक कोई यूनिट आ जाती है और उस यूनिट को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट. फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट. इसका मतलब क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है, हमने मीटर लिया और सेकंड की पावर को क्या कर दिया, -2 से रेज कर दिया, राइट. मतलब उसकी डायमेंशन क्या हुई, m की डायमेंशन कितनी हुई 1 और s की डायमेंशन कितनी हुई -2. हमने क्या किया, बेस यूनिट जो कि मीटर है लेंथ की, सेकंड जो कि टाइम की है, उनकी कोई पावर रेस कर दी, मतलब डायमेंशंस लगा दी. आपके पास क्या आ गई, डिराइव यूनिट. तो डायमेंशंस आर बेसिकली यूज्ड टू डिराइव यूनिट्स फ्रॉम बेस यूनिट्स बाय रेजिंग द पावर्स ऑफ बेस यूनिट्स. याद रखोगे, बेस यूनिट्स की पावर को रेज करो तो आपकी डिराइव यूनिट आती है, जो उन पावर्स को क्या बोलते हैं, डायमेंशंस. तो याद आपको समझ आना चाहिए कि डायमेंशंस बेसिकली आपकी पावर्स को, जो डिराइव यूनिट है उनको लाने के लिए काम आती है. नाउ देयर आर 7 बेसिक डायमेंशंस. फर्स्ट इज योर मास. फर्स्ट इज योर मास डिनोटेड बाय दिस. देन लेंथ, then your time. सिंबल्स याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है. then your current, ampere. then your temperature, that is Kelvin, कैपिटल के ले लो. उसके बाद आपका क्या आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. amount of substance, that is mole. इसके बाद क्या रहेगा आपका, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज कैंडेला, CD लिख देता हूं, कैंडेला.
ये क्या बताता है, ये एक्चुअली बताता है कोई चीज़ कितनी ज़्यादा ब्राइट है, कितनी ज़्यादा चमकदार है। बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, करंट वगैरह पता है, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वगैरह सारी चीज़ें पता है। सो वी आर गोइंग टू यूज दीज 7 बेसिक डायमेंशंस एंड विल डिराइव अ लॉट ऑफ डायमेंशन, लॉट ऑफ यूनिट्स, राइट। एंड बिफोर डिराइविंग द यूनिट्स, let's discuss some terms which are going to be helpful for you. And the first term is dimensional constant. Dimensional constant. अब इसका क्या मतलब है? Basically these are the constants which are having a dimension. For example, velocity of light. Velocity of light है क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू तो फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट मीटर पर सेकेंड आ गया ना, मतलब आपके पास क्या है, मीटर पर सेकेंड का मतलब मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। पर सेकेंड मतलब किसकी यूनिट है? टाइम की। तो इसे क्या लिख सकते हो? LT-1। आपकी वैल्यू फिक्स है, वैल्यू कांस्टेंट है, बट उसके फिर भी डायमेंशनल वैल्यूज हैं, राइट। सो इट इज टर्म्ड एज डायमेंशनल कांस्टेंट, राइट। उसके बाद डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल ऐसी तो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। फोर्स ले सकते हो, वेलोसिटी। वेलोसिटी सिंपल ही ले लो, मैं लाइट की बात नहीं कर रहा, किसी और चीज की बात कर रहा हूँ। तो भी फिर भी क्या आएगा आपका? LT-1 ही आएगा। फिक्स नहीं है क्योंकि वेलोसिटी तो वेरी कर सकती है, फोर्स हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स की। डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है यार इसके अंदर, बट ध्यान से करोगे तो ये चीजें काम आती हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में, कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत काम आएंगे। डायमेंशनल कांस्टेंट्स की अगर डायमेंशन लेस कांस्टेंट की बात करें, ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन भी नहीं है, क्या हो सकता है? कोई भी नंबर 1 2 3, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज थीटा वाली, या फिर आपका पाई हो सकता है। बड़ी सारी है, इनकी कोई डायमेंशंस नहीं है। थीटा नहीं लेंगे हम इसके अंदर, थीटा तो वेरी करता है। कांस्टेंट की बात करें तो पाई वगैरह लेते हैं। अब लास्ट क्या रहेगा? डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। डायमेंशनलेस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स जिनकी डायमेंशन नहीं है बट वो वैल्यू चेंज होती रहती है। अब इसके अंदर क्या एग्जांपल ले सकते हो आप? थीटा का एग्जांपल ले सकते हो, राइट। ऐसे और भी है वैसे तो, स्ट्रेन भी एक वैल्यू, स्ट्रेन भी आगे आएगा, बताऊंगा स्ट्रेन क्या आपका। तो वो वैल्यू भी चेंज होती रहती है, बट वो डायमेंशन लेस है, बिकॉज वो दो जो सिमिलर क्वांटिटीज है ना, सेम क्वांटिटीज, उनका रेशियो होती है। तो ये था आपकी 4 टर्म्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मैं फटाफट इसे रब कर रहा हूँ, ये रब नहीं करूँगा, ये रहेगा। इसे रब करते हैं, इसे फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो, साथ के साथ नोट होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉज करके कर लो, नहीं तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इज योर एप्लीकेशंस की। ये डायमेंशनल एनालिसिस हम कर क्यों रहे हैं? इसकी 3 एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। फर्स्ट इज योर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का बेसिकली मीनिंग क्या है कि एक टाइप की यूनिट से आप दूसरी टाइप की यूनिट में जा रहे हो। हमने टाइप्स ऑफ यूनिट करी थी ना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, CGS, MKS, FPS, SI। तो वही एक एप्लीकेशन है कि कन्वर्जन। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको। अगर 1 मीटर है, मैं बोलूँ सेंटीमीटर में, तो कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया? MKS से, मीटर वाली यूनिट से किस में चला गया? CGS से। किससे किस में गया मैं? MKS से CGS में चला गया। तो बेसिकली हुई क्या है? कन्वर्जन। अब इसको करने का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? एक बेस क्या है? बेस सिंपल ये है कि जब भी कन्वर्जन होती है ना, किसी भी यूनिट से किसी और यूनिट में जाने के लिए आप अगर ट्रांजिशन करवा रहे हो, तो जो वैल्यू है ना, मैग्नीट्यूड है, वो हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट। या 1 मीटर है या 100 सेंटीमीटर है, बात तो एक ही है। क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं हुआ, राइट। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल रहता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट का, कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता जब एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में जा रहे हो। एग्जाम्पल देखते हैं, चलो फिर इसके थियोरेटिकल पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, आपको करने के लिए दूंगा। क्वेश्चन इज कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, बहुत बेसिक है, देखते हैं। एक फॉर्मूला करना पड़ता है पहले हमें, एक्सप्लेन करता हूं पूरा का पूरा। N1 U1 is equals to N2 U2।
ये बेसिकली क्या बता रहा है, आपका n1 क्या है, n1 है आपका जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी फर्स्ट क्वांटिटी की, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखो यहाँ पे हम न्यूटन से टाइम में जा रहे हैं, न्यूटन इज योर एसआई यूनिट, बेसिकली एसआई वाली जो यूनिट है एमकेएस से डिराइव है, और डाइन क्या आपकी सीजीएस। तो आप इसे किसकी तरह ट्रीट करने वाले हो, एमकेएस की तरह, बिकॉज न्यूटन जब आप देखते हो 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां से करोगे आप, क्योंकि हमारे पास न्यूटन नहीं है डायमेंशंस में, बट हमारे पास मास के लिए केजी के लिए एम है, मीटर के लिए लेंथ है, और सेकंड के लिए टाइम है, तो हम ये यूज करेंगे। और ये क्या आपकी सीजीएस, राइट। आपके पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू है किसकी, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट की, और फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा है आपका, ये वाला एमकेएस है एसआई, एमकेएस की तरह यूज करेंगे। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n1 की कितनी है, 1। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। n2 की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि उसने पूछ रखा कितने डाइन्स, राइट। और इसके बाद u1 क्या है, u1 है आपके डायमेंशनल वैल्यूज या डायमेंशनल वेरिएबल्स ऑफ फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। और यहाँ पे वो क्या होंगे आपके m1 रेज टू a, l1 रेज टू b एंड t1 रेज टू c। ये हमने वैल्यूज मान लिया, क्योंकि हमें पावर्स का भी कुछ नहीं पता, बाद में देखते हैं वो क्या होता है, इस तरीके से होते हैं। सिमिलरली u2 के लिए क्या हो जाएगा, डायमेंशनल वेरिएबल्स ऑफ सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। जो सेकंड सिस्टम है उसकी हो जाएंगी, वो बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड सिस्टम लिखना था यहाँ। ये फर्स्ट के लिए हो गया आपका, ये आपका किसके लिए, सेकंड के लिए। सेकंड के लिए क्या होगा आपका m2 रेज टू दी a, l2 रेज टू दी b एंड t2 रेज टू दी c, राइट। चलिए अब हमने सारी वैल्यूज लिख दी हैं, हमारे को सारी वैल्यूज पता भी है। एक चीज और, हमारे को फोर्स की डायमेंशंस पता होनी चाहिए। फोर्स की डायमेंशन क्या है, अभी मैंने वैसे लिख ही दिया था फॉर्मूला, फोर्स इज योर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ किलोग्राम इज योर m, मीटर इज योर लेंथ एंड t का स्क्वायर। जब इसे मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा, फाइनली हमारी f की डायमेंशंस क्या आ जाएंगी, f की डायमेंशंस mlt-2। ये ना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो रट लो, दिमाग में डाल लो, इसे +2 में +1 में हर जगह बार बार यही आएगी, बार बार यही आ जाएगी, तो ये तो आपको दिमाग में रखनी है, mlt-2 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब इसे यूज करते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करते हैं। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, n2 की। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n2। चलो देखते हैं, n2 इज इक्वल्स टू n1u1 अपॉन u2। सो n2 इज इक्वल्स टू, n1 की वैल्यू कितनी है 1, u1 की वैल्यू कितनी है m1 रेज टू दी a, l1 रेज टू दी b एंड t1 रेज टू दी c। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं u2 की, m2 रेज टू दी a, l2 रेज टू दी b एंड t2 रेज टू दी c। अब अगर हम कंपेयर करें a b c की वैल्यू, हमारे पास तो ये है, फोर्स की डायमेंशंस ये है ना, m की वैल्यू कितनी है, m की पावर कितनी है 1, तो a की पावर कितनी आएगी यहाँ पे 1। सिमिलरली l की पावर कितनी है 1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सिमिलरली c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -2, क्योंकि t की पावर कितनी है -2 और यहाँ पे t की पावर कितनी है c, दोनों जगह, तो क्या आ जाएगी आपकी -2। अब ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, बस आ गया, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैं सीधा सीधा एक साथ लिख दूं, m1 अपॉन m2, इनकी पावर कितनी है 1। सिमिलरली l1 अपॉन l2, इनकी पावर कितनी है 1। t1 अपॉन t2, इनकी पावर कितनी है -2। अब एक चीज देखना है, यहां तक हमने डिराइव कर लिया। चलो हमारी अगर m1 की बात करूं, फर्स्ट सिस्टम में कौन सा mks kg है, m1 की वैल्यू कितनी है 1 kg। 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, क्योंकि हमारे को CGS में जाना मतलब ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वहीं L1 की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स।
टाइम इज 1 सेकेंड। क्वाइट सिंपल। पहले MKS की वैल्यू मैंने लिख दी सारी की सारी। कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? CGS में। M2 तो सेकंड क्या होगा? 1 ग्राम ही होगा वो तो। L1 क्या होगा आपका? 1 सेंटीमीटर। और L2 और ये क्या है? T2 जो कि क्या होगा आपका? सेकंड होगा। टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज होता है आपका मास और लेंथ वाली चीजें। अब आपको क्या करना है? ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। अब यहाँ पे जब पुट करेंगे तो N2 इज इक्वल्स टू M1 अपॉन M2। M1 की जगह कितना आएगा? 1000 और इसकी जगह कितना आएगा? 1 रेज़ टू द पावर 1। और यहाँ पे कितना आएगा आगे? L1 की जगह 100, L2 की वैल्यू 1। सिमिलरली T1 T2 की जगह 1 रेज़ टू द पावर -2 और यहाँ पे कितना आएगा? 1। सॉल्व कर दो। 1000 इंटू 100 कितना आ गया? 10 रेज़ टू द पावर 5। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन्स। क्वाइट सिंपल, बहुत इजी था। एक बार ध्यान से देखना, इसे रिवाइंड करना पूरी वीडियो, पॉज करके इसे फटाफट से नोट करो। एक क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, बहुत सिंपल सा है। आपको सिर्फ क्या करना है? कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग्स। 1 जूल इंटू अर्ग्स। अब देखो, पहले बता रहा हूँ, जूल वही आपको MKS की तरह बिहेव करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा ही है। तो जहाँ पे डाइन था वहाँ पे जूल आ गया, सॉरी जहाँ पे न्यूटन था वहाँ पे क्या आ गया? जूल। और वहीं आपका जहाँ अर्ग्स आ गया, अर्ग्स इज योर CGS यूनिट। लिख भी देता हूँ, चलो। दिस इज योर CGS, दिस इज योर SI। और MKS की तरह बिहेव करवाओगे इसे क्योंकि आपके पास मास लेंथ वगैरह, मास लेंथ सेकेंड टाइम जो भी वो चीज़ें आपके पास। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम तरीके से वैसे करना है। बस आपको डिफरेंस क्या आएगा? या फोर्स की डायमेंशन यूज करी, वहाँ आपको एनर्जी की डायमेंशन यूज करनी पड़ेगी। एंड एनर्जी इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। काफ़ी ज़्यादा हिंट मैंने आपको दे दिया। चलिए ये वाला फटाफट से नोट कर लीजिए, 2 मिनट लीजिए। तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन। सेकेंड वन इज checking correctness of the formula. Checking correctness of a formula. देखो, फॉर्मूला हमारे को कोई भी फॉर्मूला दे देंगे और कहेंगे बताओ ये ठीक है या गलत, तो वी हैव टू चेक इट। बहुत इजी है, सबसे इजी है 3 में से ये। चलो एक एग्जांपल लेते हैं फिर बताते हैं। और ये किस चीज़ पे वर्क करेगा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे भी लेंथ है तो राइट हैंड साइड पे भी क्या होनी चाहिए? आपकी लेंथ। एग्जांपल देता हूँ। अगर एक एग्जांपल वैसे यार चलो दे देता हूँ। ऐसी इसको UT प्लस हाफ AT² में क्वेश्चन करने के लिए देने वाला था ये। अब एक चीज देखो ध्यान से, अगर इस साइड पे डिस्टेंस है आपका, लेफ्ट साइड पे क्या है? S क्या डिनोट करता है? डिस्टेंस। तो आपका यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? डिस्टेंस ही होना चाहिए। प्रूव करके देख ले छोटा सा, इसके बाद ये करते हैं। U क्या होता है? बेसिकली ये तो डिस्टेंस है, चलो मैंने लेंथ लिख दिया। U क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम होता है, मीटर पर सेकंड इंटू टाइम। टाइम से टाइम कैंसिल, क्या बचा? लेंथ। हाफ इंटू ए क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। और ये भी क्या होगा? टाइम का स्क्वायर। बचेगा क्या आपका? लेंथ प्लस लेंथ। बेसिकली क्या है? जो भी लेंथ आएगी, सपोज करो 4 मीटर आई, तो वो क्या होगी? 2 + 2। तो ये भी लेंथ और रिजल्ट भी क्या आना चाहिए? लेंथ। ये कुछ भी हो सकता है, 2 + 2 3 + 1 वो जो मर्जी हो, बट लेंथ के साथ लेंथ ऐड होगी तो क्या आएगा? आपका लेंथ ही आएगा। याद रखना, ये नहीं कि वेलोसिटी को एक्सेलरेशन से ऐड कर दो तो आपकी लेंथ आ जाएगी, ऐसे नहीं होगा। सो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दैट मीन्स जो आपकी यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड पे है, जो भी आपका सिस्टम चल रहा है, वो लेफ्ट हैंड साइड में जो यूनिट चल रही है वो भी राइट हैंड साइड में भी चलेगी। चलो इसे फॉलो करते हैं। आपको बताना है एक फॉर्मूला है T = 2π√L/g। क्या ये ठीक है या गलत? चलो देखते हैं। प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? LHS को RHS के इक्वल करना होता है। LHS को RHS के इक्वल, बहुत सिंपल से हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। LHS की बात करो, टाइम की डायमेंशंस तो कैपिटल T है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। 2π की कोई डायमेंशन है? कराया था ना पीछे। 2 और π की कोई डायमेंशंस नहीं है। डायमेंशंस किसकी हैं? द वैल्यू इज अंडर द रूट। लेट्स सी, L की डायमेंशन तो L ही है। G दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज LT-2। अभी बताया था मैंने, फिर बता देता हूँ। चलो, G एक्सेलरेशन ही है। बेसिकली डायमेंशंस क्या होगी? यूनिट क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। L
T2, तो ये क्या बन जाएगा LT माइनस 2, राइट, क्लियरली लिख दिया मैंने। अब ये जो T माइनस 2 है वो ऊपर जाएगा, LCL क्या हो रहा है आपका, कैंसिल हो रहा है, सीधा सीधा T की पावर गई, ये LCL क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, T की पावर 2 गई। अब आपको पता है T की पावर 2 रूट के साथ जब बाहर आएगी तो वो क्या बन जाएगा T। सो वी कैन से LHS इक्वल्स टू RHS, विच मीन्स दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, राइट। तो ये आसान था। अब मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ, check whether this formula is correct or not. V square minus U square is equals to 2AST. आपको ये बताना है कि ये फॉर्मूला ठीक है या गलत। जो सॉल्व कर लेगा कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना whether the answer is correct or not. क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 वो था जो मैंने कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग्स बोला था, ठीक है, तो उसका आंसर भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। सो दिस वाज योर चेकिंग करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। मैंने पहले ही बोला था बहुत इजी से, तो इसे फटाफट से नोट कर लो, कर लिया होगा नहीं तो पॉज करके कर लिया करो। मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आता हूँ। नेक्स्ट एप्लीकेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ही, एज कंपेयर टू अदर वंस। दिस वन इज इंपॉर्टेंट विच इज डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला, डेरिवेशन भी मत बोलो, डिडक्शन ऑफ अ फॉर्मूला, डिडक्शन ऑफ अ फॉर्मूला। डिडक्शन ऑफ फॉर्मूला, देखो डिडक्शन ऑफ फॉर्मूले में क्या है, आपको कोई फॉर्मूला डिराइव करके दिखाऊंगा कि एक कोई टर्म दी जाएगी और क्या दिया जाएगा, वो 2-3 वेरिएबल्स के ऊपर वेरी कर रहा है। आपको ये बताना होगा कि वो वेरिएबल से कैसे वेरी कर रहा है, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देख के करते हैं, कोई एग्जाम्पल से समझ आती है चीजें। टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट, पहला आ गया आपका किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ बॉब। मास ऑफ बॉब पता है आपको, पेंडुलम ऐसे होगा, उसके साथ एक बॉल अटैच कर लेते हैं, मेटालिक बॉल होती है वो हैवी सी, तो उसको उसके साथ अटैच कर देते हैं, तो वो कह रहा है जो भी उसका टाइम पीरियड है एसोसिएशन का वो मास पर डिपेंड कर रहा है। अभी देखेंगे, अभी तो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो बता रहा हूँ। सेकेंड, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। थर्ड वन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए देखते हैं। अभी मैंने टी का फॉर्मूला लिखा था पिछले, अभी जो चेकिंग करेक्टनेस था वही था, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेट, जो आपका टाइम पीरियड है ना ऑसिलेटिंग पेंडुलम का, वही था। क्या था एक्सप्रेशन, टी इज इक्वल्स टू 2π√L/G। चलिए अब ये डिराइव करके देखते हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेट्स स्टार्ट। होगा क्या, जो डिपेंडेंस है टाइम पीरियड की वो किस किस के ऊपर है, किस किस के प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मास ऑफ द बॉब रेज़ टू द पावर ए, क्योंकि एक डायमेंशन की पावर भी होगी कुछ ना, मतलब इसी कोई डायमेंशन भी होगी मास की। ऐसी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज पावर बी, ऐसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पावर सी। क्वाइट सिंपल। एंड वी नो प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। m रेज़ टू द a, l रेज़ टू द b, g रेज़ टू द c। अगर मैंने डायमेंशन की फॉर्म में लिखना स्टार्ट करूं, चलिए यहाँ लिख सकता हूँ m0 l0 t1, k कांस्टेंट ही है, m की पावर a, l की पावर b, एंड यहाँ g की पावर, g क्या होता है lt-2 की पावर c, राइट। m0 l0 t-1 k, m रेज़ टू द a, l की पावर b और l की पावर c, तो बेसिकली l की पावर क्या बन जाएगा b प्लस c, और यहाँ t की पावर क्या बचेगी -2c। ये तो आई थिंक सबको बहुत आराम से क्लियर हो गया। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। नाउ कंपेयरिंग द पावर्स, राइट हैंड साइड एंड LHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की पावर्स को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है।
चलिए कर देते हैं कंपेयर, कितनी देर लगेगी उसमें भी। m की पावर a है, m की पावर 0 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ऑब्वियसली 0। b प्लस c l की पावर है, यहाँ पे l की पावर कितनी है 0, चलो देख लेते हैं। ऐसी -2c, d की पावर कितनी है -2c, और यहाँ पे कितनी है उसकी पावर -1, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका -1। यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, ये वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दो, b प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0, तो b इज इक्वल्स टू -1/2, राइट। a की वैल्यू आ गई आपकी, c की आ गई है, b की आ गई। सो वी फाउंड वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज पुट कर दो, यू विल गेट द फाइनल आंसर। के m रेज टू दी a की पावर कितनी है, a की पावर तो है ही नहीं, m रेज टू दी 0, l रेज टू दी b की पावर कितनी है -1/2, ओके। उसके बाद आपकी वैल्यू g की, इसकी कितनी है, g की पावर्स कितनी है 1/2, चलिए कर दी पुट। अब g की वैल्यू हमारे को पता ही है, सॉल्व कर देते हैं, चलो इसे। के m की पावर 0 है, अगर इसे सॉल्व करना स्टार्ट करें, फटाफट इसे आगे सॉल्व करना है, आपका आंसर आएगा। सॉरी यहाँ पे पावर 1 आएगी, तो यहाँ पे भी क्या आएगी आपकी पावर 1। c की वैल्यू आएगी -1/2, b की वैल्यू आएगी +1/2, +1/2 -1/2, t बार -1 माइनस ले ली थी, तो ये आगे सॉल्व हो जाएगा अब आपका। l की पावर कितनी हुई आपकी, तो यहाँ से हमने सॉल्व करा, a की वैल्यू 0 आई, उसके अंदर वैल्यू पुट करी, इसको टू 1 लिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे t रेज़ टू दी 1 है, तो कंपैरिजन किया दोनों साइड्स के पावर्स का, तो ये वैल्यूज आपकी c की -1/2 आई एक, और एक b की वैल्यू +1/2 आई। इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर अब हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। m की पावर 0 का कोई मतलब नहीं है, l/2 मतलब √l, और g मतलब अपॉन में √g, जब इसे सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा √l/g। तो दिस इज योर फॉर्मूला। k की वैल्यू हम डायरेक्ट ऐसे लिख नहीं सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है। सो दिस वाज योर डिडक्शन ऑफ अ फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छे से आप लोगों को करना होगा। डू इट फास्ट, नोट इट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट, पॉज करके भी नोट कर सकते हो, बट करो जल्दी। मैं कर रहा हूँ रब, नोट कर लिया होगा अब तक आप लोगों ने, पॉज करके करते रहे करो। चलिए, तो हमारी मेन सारी एप्लीकेशंस हो चुकी हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप जितने मर्जी क्वेश्चंस ट्राई करो, कोई लिमिट नहीं है, मतलब कह रहा हूँ कोई लिमिट है ही नहीं। आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। देखो सारी बुक्स तो आप पढ़ नहीं सकते, बच्चे कहते हैं ना हम इतनी सारी बुक्स हैं, हमारे को कैसे पता लगेगा हमारे को कितना आता है, क्या आता है, कैसे आता है। आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, कंसेप्ट बिल्ड करो। कंसेप्ट जब आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आप कोई सी मर्जी बुक में से कोई सा क्वेश्चन कर सकते हो। ये नहीं यार सारे क्वेश्चन रटने बैठ गए, अब इस बुक के हो गए, मेरे इस बुक के हो गए, ऐसे कोई फायदा नहीं है। कोई बुक्स की कमी नहीं है, सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है। ये चीज़ें 9-10 तक चलती थी, लेकिन 11-12 में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं चलेंगी। चलो लास्ट टॉपिक जो है दैट इज लिमिटेशंस। लिमिटेशंस, अब इस डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस है अच्छी खासी। लिमिटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी लिमिटेशन है, हमारे को इसमें कांस्टेंट्स के बारे में नहीं पता लगा। नो रिलेशन अबाउट कांस्टेंट्स, जो कि अभी मैंने आपको बताया, जो टी की वैल्यू है हम डिटरमाइन तो ढंग से कर नहीं पाए, हमारी वैल्यू ये आई है, एक्चुअल वैल्यू ये है। क्या हम 2π लेके आ पाए? नहीं लेके आ पाए ना, क्योंकि हमारे डायमेंशनल एनालिसिस में जो ये डायमेंशनल जो ये है ना डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, उनके बारे में कोई वो ही नहीं है। समझ रहे हो ये चीज़, जब उनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है तो वो आपके फाइनल आंसर में भी नहीं आ सकते। सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। नेक्स्ट लिमिटेशन की बात करूं, क्या हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर पाए इसके अंदर? ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड
तो जो भी एक्सप्रेशंस हैं जिनके अंदर ये तीनों चीज़ें आती हैं, और भी हैं, अभी ये 3 याद रखो आप, तो ये जो तीनों चीज़ें आती हैं तो वो एक्सप्रेशंस भी नहीं डिराइव कर सकते हम, क्योंकि इनके बारे में पता ही नहीं। अब ऐसी कौन सी टर्म है, फॉर एग्जांपल टॉर्क का एक फॉर्मूला आएगा PE sin थीटा, PE sin थीटा +2 में आएगा फॉर्मूला, तो वो sin थीटा कहाँ से आएगा जब sin थीटा की कोई डिस्कशन ही नहीं है कहीं sin थीटा, ना कहीं 2 है ना कहीं पाई है। नेक्स्ट की अगर बात करें, ये जो है इसके अंदर आपके अगर 3 से ज़्यादा वेरिएबल हो जाते हैं, 3 इक्वेशन तो हमने सॉल्व कर दिया, बट अगर 3 से ज़्यादा वेरिएबल हो गए, नॉट एप्लीकेबल फॉर मोर देन 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल से ज़्यादा हो गए तो आपके ये जो अननोन वैल्यूज है वो निकल ही नहीं पाएंगे इसके अंदर। फोर्थ वन, अब देखो ये सारी की सारी यहाँ तक एक बार फटाफट से करो नोट, उसके बाद में आगे भी बताता हूँ। ये तीनों एक बार एक पॉइंट ढंग से लिख लो। कर लिया होगा आपने यहाँ तक, फोर्थ और फिर 2 पॉइंट्स रह गए बस आपके, यहाँ तक हो गया होगा। ये भी सारा ध्यान से नोट करते रहना, साथ के साथ एग्जाम्पल लिखते रहना, याद रहेगा क्या क्या बताया गया। उसके बाद वो बोलता है क्या इसने कभी हमारे को ये बताया कि क्वांटिटी स्केलर है वेक्टर है, नहीं बताया। सो डजंट एक्सप्लेन whether the quantity is scalar or vector, whether the quantity is scalar or vector, scalar vector के बारे में इसने नहीं बताया। लास्ट वन, for expressions like v square minus u square is equals to 2s, इस टाइप का एक्सप्रेशन है, it is not applicable मीन्स डायमेंशनल एनालिसिस से आप ये फॉर्मूला डिराइव कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज डायमेंशनल एनालिसिस में कहीं प्लस माइनस के बारे में बात नहीं की हुई। आपने देखा होगा MLT डिवाइड हुआ है या मल्टीप्लाई हुआ है, कहीं प्लस माइनस नहीं था। जब प्लस माइनस नहीं है तो आप ये इक्वेशन कैसे डिराइव कर पाओगे। सो दिस वाज अबाउट योर डायमेंशंस, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ध्यान से पूरा का पूरा आपने अगर नहीं देखा भी होगा, नहीं देखा रिवाइंड करके दोबारा देखो, इसे 2-3 बार देखो, लेकिन सारा एक बार बेस अपना स्ट्रॉन्ग कर लो। पहले ही मैंने आपको बोला अपना बेस वाला जो चीज़ होती है ना, स्टार्टिंग चीज़, उसको टाइम दिया करो यार। घर भी बनता है, स्टार्टिंग में टाइम लगता है बेस बनने में, समझ रहे हो वो चीज़। तो बेसिक चीज़ थोड़ी जल्दी हो जाएगी आपकी, और थोड़ी ढंग से करना, भागा दौड़ी मत करना, थोड़ी आराम से करना ये चीज़। सो दिस वॉज अबाउट योर टूडेज लेक्चर, एंड द नेक्स्ट लेक्चर आई विल कम अप विद इनडायरेक्ट मेथड्स टू कैलकुलेट लेंथ एंड ऑल, and to measure some other quantities. I hope you all like the lecture. Like, share and subscribe my channel, and I hope you all are following the lockdown. See you in the next video. Take care and bye.